नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत। इस मुल्क के इतिहासकारों ने बौनों के वर्चस्व को इतिहास में सर्वोपरि किया और कद्दावरों को हाशिए पे। इसलिए हाशिए के समाज का संघर्ष और नायक भी इतिहास में हाशिए पर ही होता है। वर्चस्वशाली शक्तियां इतिहास के किताबों में भी वर्चस्व में रहती हैं। कद्दावर किरदार इसलिए इतिहास में उपेक्षित रहे, लेकिन जब कोई हाशिए का समाज दावेदारी जतलाता है तो वह अपने इतिहास और नायकों को लेकर सामने आता है। वर्तमान की दावेदारी इतिहास तक तब पहुंचती और मेरा मकसद इस चैनल पर हमेशा से कद्दावरों को सामने लाना रहा है। एक मुहिम है जिसमें आपका साथ मिल सके तो और कोई किरदार आपके पास हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर रिसर्च कर उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाते हैं। बात आरंभ होती है 1707 में। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल मुगलों के हाथ से छूटकर एक सूबा या प्रोविंस बन गया। यहाँ जमीन की कीमत वसूल करने के लिए जागीरदार और जमींदार बैठा दिए गए। ये जमींदार गरीब आदिवासियों का शोषण करते। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा खत्म तो की, लेकिन उनकी गद्दी पर गोरे साहब बैठ गए। अंग्रेजों ने भी आदिवासियों का शोषण किया। आदिवासियों के पास विद्रोह के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 1750 में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से जंगल महल क्षेत्र हथिया लिया और उसी बरस हमारा जननायक का जन्म भी हुआ। बहरहाल 1765 तक कंपनी ने संथाल परगना छोटा नागपुर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेज बिहार और बंगाल के आदिवासियों से भारी कर वसूलने लगे और आदिवासियों के पास महाजन से सहायता मांगने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें। 1770 में ही बंगाल में भीषण सूखा पड़ा। संथाल परगना पर इसकी दोहरी मार पड़ी। आदिवासियों को लगा कि टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन कंपनी सरकार ने टैक्स दोगुना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लोगों की मदद नहीं की। लाखों लोग भूख की भेंट चढ़ गए। उसके पश्चात आदिवासियों ने 1778 में रामगढ़ कैंटोनमेंट, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, वहां तैनात पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया। आदिवासियों की सेना इतने जोश के सामने कंपनी सरकार की बंदूकें नहीं चली। अंग्रेजों को कैंटोनमेंट छोड़कर भागना पड़ा। अंग्रेजों को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और वह आदिवासियों से निपटने के लिए कंपनी सरकार ने अगस्त क्लीवलैंड को मुंगेर, भागलपुर और राजमहल जिलों का कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा। क्लीवलैंड ने संथालियों से बातचीत करने के लिए संथाली सीखी। कहते हैं 40 आदिवासी समुदायों ने क्लीवलैंड की सत्ता स्वीकार की। क्लीवलैंड आदिवासियों को टैक्स में छूट, नौकरी जैसे लुभावने प्रस्ताव देता। क्लीवलैंड ने आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए उन्हें बतौर सिपाही रखना भी शुरू कर दिया। लेकिन कोई तो था जो अंग्रेजों की इस चाल को समझ गया। उसका नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी को भी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। तिलका अंग्रेजों की असली चाल समझ गए और उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुछ आदिवासी उस समय भी तिलका का समर्थन कर रहे थे और आदिवासी एकता बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। तिलका ने अन्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की और उस समय उन्हें साल के पत्ते पर संदेश लिखकर अन्य समुदाय के प्रमुखों को भेजा। मिट्टी की पुकार को अनसुना करना मुश्किल होता है। अपनी माटी की रक्षा के लिए कई लोग आगे आए और तिलका मांझी को बहुत से प्रमुखों का समर्थन मिला। 1779 में भागलपुर के प्रथम कलेक्टर जब क्लीवलैंड नियुक्त हुआ, उसके द्वारा जनजातियों में फूट डालने की नीति के तहत पैसे, अनाज और कपड़े बांटने के कार्य किए जा रहे थे और पहाड़िया जनजातियों के लोगों की 1300 सैनिकों की भर्ती 1781 में की गई थी। उस सैनिक बल का सेनापति जबरा पहाड़िया या जोरा पहाड़िया था, जो कि एक कुख्यात लुटेरा था। उसको बनाया गया, जो जीवन भर अंग्रेजों का वफादार सेनापति बना रहा। उसके नेतृत्व में पहाड़िया सैनिक बल तिलका मांझी के जनजातीय किसान विद्रोह को कुचलने और दमन करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। तीतापानी के समीप 1782 और 1783 में 2 युद्धों में अंग्रेजी सेना की बुरी तरह पराजय हुई। उस पराजय के बाद कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ
1783 के 30 नवंबर को पुनः उसी स्थान पर तिलका मांझी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्लीवलैंड विषाक्त तीर और गुलेल के पत्थर से बुरी तरह घायल हो गया और उसे भागलपुर लाया गया। उसने अपना प्रभार अपने सहायक कलेक्टर चार्ल्स कांक्रेल को सौंप दिया और वह अपनी चिकित्सा के लिए इंग्लैंड वापस लौट गया। किंतु रास्ते में ही समुद्री जहाज पर 13 जनवरी 1784 में उसकी मौत हो गई। उसके बाद सी कैपमैन भागलपुर के कलेक्टर नियुक्त हुआ, जिसने तिलका मांझी की सेना और जनजाति समाज के विरुद्ध भागलपुर राजमहल के पूरे क्षेत्र में पुलिस आतंक का राज कायम किया। दर्जनों गांव में आग लगा दी गई, सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया और पागलों की तरह अंग्रेजी सेना तिलका मांझी की तलाश करने लगी। तिलका मांझी राजमहल क्षेत्र से निकलकर भागलपुर क्षेत्र में आ गया और अब छापा मार युद्ध करने लगा। सुल्तानगंज के समीप जंगल में 13 जनवरी 1785 में हुए युद्ध में तिलका मांझी घायल हो गए और उन्हें पकड़कर भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। हांसी हांसी चढ़बो फांसी आज भी संथाली लोकगीतों की पंक्तियों में गाया जाता है। तिलका मांझी तत्कालीन चंपानगर, जो आज भागलपुर कहलाता है, के साहेबगंज के थे। दूसरी बात, संथाल को छोड़कर किसी भी आदिवासी समुदाय में किसी का मांझी उपनाम नहीं होता है। न ही आज तक किसी संथाल का उपनाम पहाड़िया हुआ है। या अंग्रेज और उनके चाटुकार इतिहासकार ही यह बताते रहे हैं कि संथाल वीरभूमि और मानभूमि से आकर पहाड़िया लोगों को भगाकर यहाँ बस गए, जबकि सच यह है कि संथाल शुरू से ही चंपानगर स्थित गंगा के मैदानी इलाकों में रहते थे। आदिवासी नायकों की उपेक्षा आजादी के बाद से अब तक तो होती ही रही है, लेकिन झारखंड अलग राज्य के 20 वर्षों बाद भी इन नायकों को जो सम्मान व महत्व मिलना चाहिए था, क्या वो मिल पाया? नहीं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कुछ हद तक बिरसा मुंडा को सरकारी स्तर पर महत्व दिया गया। इसका कारण चाहे राजनीतिक इस्तेमाल क्यों न हो, परंतु तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू की भारी उपेक्षा हुई। जबकि झारखंड में आदिवासियों की संख्या के अनुपात में संथाल पहले नंबर पर है। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद श्री बाबूलाल मरांडी, श्री शिबू सोरेन और श्री हेमंत सोरेन, जो कि खुद संथाल समाज से आते हैं, कि सत्ता में एक लंबी भागीदारी रही है। तो क्या तिलक मांझी और सिद्धू कान्हू की उपेक्षा का कारण भौगोलिक रहा है या राजनीतिक? क्योंकि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद आदिवासी होने के बावजूद तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू बिहार के भागलपुर क्षेत्र के दायरे में आते हैं। इन घटनाओं में सबसे दुखद बात यह हुई कि तिलका मांझी को जबरा पहाड़ियों से जोड़ दिया गया। तिलका मांझी के पहचान को जबरा पहाड़िया से जोड़कर इतिहास ने तिलका के साथ बहुत नाइंसाफी की, जो ऐसे शहीद को लेकर इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत पर बल देता है कि क्या हमने इतिहास के सच्चे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की चाटुकारिता के करते करते उनका सत्यानाश नहीं कर दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू की उपेक्षा का कारण भौगोलिक रहा हो। इसका छोटा सा उदाहरण यह है कि अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा सर्वप्रथम तिलका मांझी ने दिया था, जिसका सेहरा बिरसा मुंडा को दे दिया गया। जबकि हम सब जानते हैं कि अबुआ दिशुम अबुआ राज संथाली भाषा के शब्द है, या बिरसा मुंडा के उल गुलान को नकार रहे हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा ने एक निर्णायक लड़ाई छेड़ी। उन्होंने अंग्रेजों को यह बता दिया कि हमारा जल, जंगल, जमीन को कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। इतिहासकारों के द्वारा इस नारे को बिरसा मुंडा के संदर्भ में कोट करना आदिवासियों के बीच फूट की लकीर खींचने का षड्यंत्र भर हो सकता है। आदिवासियों की हूल व उल गुलान के इतिहास को पहले अंग्रेजों ने लिखा, जिसकी नकल करके कुछ समय बाद थोड़े विस्तार के साथ अन्य लोगों द्वारा लिखा। हूल जहां संथाली भाषा का शब्द है, वही उल गुलान मुंडारी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्रांति होता है। तिलका मांझी को जबरिया पहाड़ी बता देना संथालों के हूल को खारिज करने की साजिश के तहत किए गए प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा मात्र है और कुछ नहीं। सच यह है कि तिलका मांझी और जबरिया पहाड़िया अलग अलग व्यक्ति है। इसका सबूत यह है
कि पहाड़िया जनजाति आज भी पहाड़ों की चोटी पर रहना पसंद करते हैं। वे आज भी राजमहल के पहाड़ों में बसे हैं, जबकि संथाल शुरू से ही समतली क्षेत्रों में ही रहना पसंद किया है। तिलका मांझी तो ये थी वो साजिश जिसके द्वारा एक हमारे ऐसे क्रांतिकारी को हमने फुटनोट में दे दिया इतिहास के पन्नों में, जिसका जिक्र न आज की व्यवस्था करती है न इतिहास के पुराने पन्ने। इस सच को खारिज करने के सारे दस्तावेज मुंह चिढ़ाते दिखेंगे, पर सत्य आखिर सत्य है। स्वीकारा जाए या ठुकराया जाए, आपका विवेक, आपका फैसला। नमस्कार।